नमस्ते। हेलो एवरीवन। आज हम पोइटिक्स एंड प्रोज़ोडी पेपर के अंतर्गत साहित्य दर्पण जो हमारे कोर्स में लगा हुआ है, इसका हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। साहित्य दर्पण काव्य शास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसको आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। तो सबसे पहले हम आचार्य विश्वनाथ का परिचय देंगे। आचार्य विश्वनाथ ने अपने जन्म से उत्कल प्रदेश अर्थात उड़ीसा को अलंकृत किया। इनका जन्म राजाश्रय प्राप्त विद्या भैरव विभूषित एवं संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था तथा महापात्र इनकी कुलोपाधि थी। इनके पितामह का नाम श्री नारायण था, जो कलिंग के महाराजधिराज श्री नरसिंह देव के सभा पंडित थे तथा अपने समय के प्रकांड विद्वान धर्मदत्त को शास्त्रार्थ में हराकर सकल हृदय गोष्ठी गरिष्ठ बन गए थे। आचार्य विश्वनाथ के पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ की शिक्षा दीक्षा घर पर ही पितामह श्री नारायण की देखरेख में संपन्न हुई थी। विश्वनाथ केवल संस्कृत भाषा के ही नहीं अपितु 14 भाषाओं के अधिकारी विद्वान थे। विश्वनाथ विविध विद्याएं तथा संगीत विद्या एवं कला में भी पारंगत थे। विश्वनाथ का स्थिति काल 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ का पांडित्य। आचार्य विश्वनाथ को विलक्षण पांडित्य के कारण अनेक उपाधि प्राप्त हुई थी, यथा आलंकारिक, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य, अष्टादश भाषा विलासिनी भुजंग, संगीत विद्याधर, कला विद्या मालती मधुकर, विविध विद्यार्णव कर्णधार, सांधि विग्रहिक और कविराज। आप किसी भी साहित्य दर्पण को जब देखते हैं तो देखते हैं कविराज आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखित। तो ये कविराज विश्वनाथ जो उनकी उपाधि है, ये तो बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये सारी उपाधि उनको उनके पांडित्य के आधार पर प्राप्त हुई थी। इतनी भाषाओं का ज्ञान था, इतनी कलाओं में पारंगत थे। ऐसे आचार्य विश्वनाथ ने केवल एक ही टीका, एक ही ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और उनके कई ग्रंथ आज भी अनुपलब्ध हैं। उनके नाम तो प्राप्त हैं किंतु उनकी जो पांडुलिपियां हैं वो प्राप्त नहीं हुई। तो आचार्य विश्वनाथ ने अनेक स्वतंत्र एवं टीका ग्रंथों की रचना की। इनकी सभी रचनाएं अद्यावधि प्राप्त नहीं हो पाई हैं, किंतु जो प्राप्त हैं, प्रकाशित हैं, उन पर प्रकाशित ग्रंथों का ही यहाँ मैंने परिचय दिया है। देखिए, राघव विलास ये महाकाव्य है उनका, कुवलयाश्व चरितम प्राकृत काव्य है, चंद्रकला नाटिका है, प्रभावती परिणयम ये नाटक है, प्रशस्ति रत्नावली ये षोडश भाषा निर्मित करंभक है, नरसिंह विजय ये खंडकाव्य है, कंसवधम ये काव्य है, साहित्य दर्पण ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, काव्य प्रकाश दर्पण यह काव्य प्रकाश की टीका है। तो इनकी रचनाएं प्राप्त हैं और जिनका यहाँ वर्णन प्रस्तुत किया गया है। अब इनका जो ग्रंथ है साहित्य दर्पण, मैंने भी बताया कि यह काव्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। काव्य में इन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है और इसके ऊपर अनेक टीकाएं लिखी गईं। तो इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे साहित्य दर्पण के ऊपर लिखी गई टीकाएं एवं उनके टीकाकार। तो साहित्य दर्पण के ऊपर एक लोचन टीका लिखी गई
जो कि अनंत दास ने लिखी है। टिप्पण मथुरानाथ शुक्ल ने लिखी है। वृत्ति रामचरण तर्क वागीश ने लिखी है। प्रभा गोपीनाथ जी ने लिखी है। विजय प्रिया महेश्वर भट्ट ने लिखी है। लक्ष्मी आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री ने लिखी है। विमला श्री शालिग्राम शास्त्री ने लिखी है। अब देखिए, इस सब के बाद हम देखते हैं कि साहित्य दर्पण का जो प्रतिपाद्य विषय है वह क्या है। तो साहित्य दर्पण का जो विभाजन है वह आचार्य विश्वनाथ ने परिच्छेदों में किया है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से इसमें 10 परिच्छेद हैं। प्रथम परिच्छेद, तो देखिए, सर्वप्रथम काव्य में मंगलाचरण की परंपरा होती है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने मंगलाचरण को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सरस्वती भारती की उपासना की और इसके बाद काव्य फल अर्थात काव्य प्रयोजन का विस्तृत विचार किया है। अन्य आचार्यों, खास तौर से मम्मट कट, जो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में अपने काव्य लक्षण को दिया, उस काव्य लक्षण का खंडन करने के उपरांत अपने काव्य लक्षण का निरूपण किया है। तो केवल आचार्य मम्मट के ही काव्य लक्षण का खंडन नहीं किया, अपने इस ग्रंथ में इन्होंने 5 आचार्यों के मतों का, यानी जो कि काव्य के लक्षण के संबंध में दिए गए हैं, उन मतों का खंडन करने के उपरांत अपने काव्य लक्षण का निरूपण किया है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषास्तस्यापकर्षकाः उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं और काव्य के अपकर्षकों को दोष कहते हैं। गुण, अलंकार और रीतियां काव्य की उत्कृष्टता के कारण होते हैं। आचार्य ने काव्य दोष को शरीरगत दोष के समान अपकर्षक बताया है और काव्य गुण, अलंकार और रीति को शरीरगत गुणों के समान काव्य का उत्कर्षक हेतु बताया है। तो ये जो लिखा हुआ है आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण, इस पूरे काव्य लक्षण के अनुसार ही उनका जो साहित्य दर्पण का प्रतिपाद्य विषय है ये विभाजित है। देखिए, सबसे पहले इसमें इन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये पूरा जो प्रतिपाद्य विषय, मैं इसको पूरा प्रस्तुत करूंगी, लेकिन जैसे हम एक बात में हमें बताने को कहे कोई कि कैसे बताना है, तो आप कैसे बताएंगे इस लक्षण के अनुसार कि इसके 10 परिच्छेदों में क्या है। तो देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य लक्षण में वाक्य पहले है, फिर रसात्मकम रस, फिर काव्य के दोष, फिर काव्य के गुण, फिर अलंकार और रीतियां चूंकि कम हैं और अलंकारों का विषय विस्तृत है, तो साहित्य दर्पणकार ने गुणों के उपरांत रीति का वर्णन किया और उसके बाद उन्होंने अलंकारों का अध्ययन किया, अलंकारों का वर्णन किया। तो अब वाक्य से संबंधित वाक्य के बाद महावाक्य, इसमें आने वाली शक्तियाँ, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति, ये सब। अब इसके बाद रस, तो तृतीय परिच्छेद में रस हो जाएगा। फिर काव्य, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ, इन तीनों परिच्छेदों में काव्य का विस्तृत वर्णन, काव्य के भेदों का, काव्य के कैसे रूपक हैं, दृश्य काव्य इत्यादि सबका वर्णन है।
फिर काव्य के दोष हैं 7वें में, 8वें में गुण, काव्य गुण, 9वें अलंकार 9वें परिच्छेद में रीति और 10वें परिच्छेद में अलंकारों का वर्णन है। अब हम इसको विषय वस्तु के आधार पर देखते जाएंगे। देखिए, द्वितीय परिच्छेद, इसमें वर्ण, पद, वाक्य एवं महावाक्य के स्वरूप का निरूपण करते हुए संकेतक ग्रह एवं शब्द की तीनों शक्तियां जैसे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनका निरूपण किया है। लक्षणा शक्ति के आचार्य विश्वनाथ ने 80 भेदों का विस्तृत निरूपण करने के साथ साथ कर्मणि कुशलः, ये एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, इसमें रूणी लक्षणा मानने वाले आचार्य मम्मट का खंडन भी किया है। इसके उपरांत व्यंजना के विस्तृत निरूपण के पश्चात अभिहितान्वयवादी मीमांसकों द्वारा अभिमत तात्पर्यावृत्ति को काव्य एवं काव्य शास्त्र के संदर्भ में वर्णित किया गया है। तृतीय परिच्छेद, साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में रस का विवेचन है। रस का स्वरूप, रस की निष्पत्ति, रस की अखंडता, रस की अलौकिकता तथा एकमात्र आनंदात्मकता आदि का सविस्तार विवेचन किया गया है। रस को रसादि उपलक्षण मानकर रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव शवलता आदि विषय विवेचित हैं। इसी परिच्छेद के अंतर्गत नायक भेद, नायिका भेद, नायक सहायक, नायिका अलंकार, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव एवं सात्विक भाव इत्यादि का विस्तृत निरूपण है। रसों के औपचारिक भेदों की गणना आचार्य विश्वनाथ ने 9 रसों का वर्णन किया है और इन औपचारिक भेदों की गणना एवं सोदाहरण उनका प्रतिपादन भी किया है। साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में विश्वनाथ ने मम्मट से अलग हटकर ध्वनिकार का अनुकरण करते हुए काव्य के 2 भेद किए। पहला भेद किया ध्वनि काव्य तथा दूसरा भेद किया गुणीभूत व्यंग काव्य। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य के 3 भेद माने हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अवर काव्य। तो उत्तम काव्य ध्वनि काव्य, मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य और जो अवर काव्य है उसे अव्यंग्य, इन तीनों भेदों में वर्गीकृत किया है। किंतु अवर काव्य यानी अव्यंग काव्य व्यंग्यार्थ के स्फुट न होने के कारण आचार्य विश्वनाथ को मान्य नहीं है। इसीलिए इन्होंने मम्मट के तृतीय काव्य जो चित्र काव्य है उसको काव्य नहीं केवल चित्र ही माना है। तो आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के दोनों भेदों का विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित विवेचन किया है और पंचम परिच्छेद में ही व्यंजना का निरूपण किया गया है और व्यंजना के स्वरूप का विवेचन करने के उपरांत व्यंजना विरोधियों के मत का उपस्थापन कर उनका खंडन किया है तथा व्यंजना की स्थापना की है। तो ये पंचम परिच्छेद हुआ। अब साहित्य दर्पण के षष्ठ परिच्छेद में काव्य के दृश्य और श्रव्य भेद करके दृश्य काव्य का निरूपण किया गया है। दृश्य काव्य की रूपक संज्ञा तथा रूपक एवं उपरूपक के भेद बता करके रूपक के उन्होंने 10 भेद बताए हैं और उपरूपक के उन्होंने 18 भेद बताए हैं। नाटक के अंतर्गत नाटक के लक्षण, इन सभी के
जो नाटकम अथ प्रकरणम भाणव्यायोग समवकारडिमा इहा मृगांकवीत्यः प्रसन्नम इति रूपकाणि दश। तो नाटकम अथ प्रकरणम, अब नाटक जब शुरू होता है तो नाटक के लक्षण बताते हुए नाटक के अंतर्गत वृत्तियां, अर्थोपक्षेपक, नाट्य संधियों का विस्तृत निरूपण किया है और सभी के अंतर्गत उनको उदाहरण देकर के उन्होंने समझाया है। अब 10 रूपकों और उपरूपकों को उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हुए श्रव्य काव्य को भी गद्य, पद्य एवं चंपू, इन तीनों रूपों में वर्गीकृत किया है। इसी परिच्छेद के अंत में ही पद्य काव्य को मुक्तक, युग्मक, खंड काव्य एवं महाकाव्य के रूप में विभाजित कर गद्य काव्य के 2 भेदों कथा एवं आख्यायिका प्रतिपादन किया है। गद्य काव्य के 2 भेदों कथा एवं आख्यायिका का प्रतिपादन किया है। चंपू भी विरुद्ध एवं करम्भक भेदों से युक्त बताया है। अब सप्तम परिच्छेद, साहित्य दर्पण के सप्तम परिच्छेद में काव्य दोषों का निरूपण किया गया है। दोष सामान्य के स्वरूप प्रतिपादन के बाद दोषों का विभाग प्रदर्शित किया है। यद्यपि आचार्य विश्वनाथ के मत में रसात्मकम वाक्यम काव्य है। उन्होंने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो रसात्मक वाक्य काव्य है। और वाक्य क्या है? वाक्य है पद समूह। कैसा पद समूह? वाक्यम स्याद योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चय, पदों का समूह। कैसे पदों का समूह वाक्य है? जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति होवे, ऐसे पदों का समूह वाक्य कहलाता है। एवं वर्णों का समूह, जब पद का समूह बताया तो कहा गया भाई पद क्या चीज है, तो पद क्या है? वर्णों का समूह पद कहलाता है। वर्णः पदम प्रयोगार्ह अन्वितेकार्थ बोधका, तो वर्ण कैसे हो? प्रयोगार्ह हो, अनन्वित हो और एक अर्थ बोधक हो, ये वर्ण होते हैं। वर्णों का समूह ही पद कहलाता है। अब काव्य दोषों के निरूपण क्रम में शब्दार्थ को काव्य मानने वाले आचार्य मम्मट का इन्होंने थोड़ा अनुसरण किया है। अतः दोष का विभाग, जो इन्होंने काव्य दोषों का विभाग किया है, वह शब्द, अर्थ एवं रस दोष के रूप में किया है। तो शब्द दोष को पदगत, वाक्यगत एवं पदांश यानी वर्णगत, पद, पदांश एंड वाक्य, तो शब्द दोष को पदगत, वाक्यगत तथा पदांशगत यानी वर्णगत रूप में विभाजित किया है। इस तरह से दोष 5 प्रकार के हो जाते हैं: पद दोष, वाक्य दोष, पदांश दोष, अर्थ दोष और रस दोष। दोष परिहार आदि भी इसी परिच्छेद के विषय हैं। अब अष्टम परिच्छेद, इसमें काव्य गुण का निरूपण किया गया है। गुण स्वरूप का प्रतिपादन करके उसके 3 भेद बतलाए गए हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इन गुणों के अभिव्यंजक जो वर्ण हैं उन सभी का विस्तृत निरूपण किया और उस निरूपण करने के उपरांत जो प्राचीन आचार्यों के द्वारा अभिमत 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण थे, उनका
उनके अंदर जो औचित्य था, उस औचित्य का खंडन करते हुए उन 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, उन सभी का इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत समाहार कर दिया। अर्थात उन्होंने ये 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण न मान करके माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, इन तीनों गुणों में ही उनको मान लिया है। इस तरह से आचार्य विश्वनाथ ने 3 गुण माने हैं। नवम परिच्छेद। आचार्य विश्वनाथ ने नवम परिच्छेद में रीति के स्वरूप एवं उनके 4 भेदों का प्रतिपादन किया है। तो इससे पहले जो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, उन्होंने वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली, इन तीनों रीतियों को ही माना। इन तीनों रीतियों के बाद आचार्य विश्वनाथ ने चौथी यानी लाटी रीति को माना और उसका विवेचन किया है। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ये 4 रीतियां होती हैं: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। दशम परिच्छेद। इसमें अलंकारों का निरूपण है। प्रथमतः अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आचार्य विश्वनाथ ने 7 शब्दालंकारों का निरूपण किया है और उन 7 शब्दालंकारों में कुछ लोग, कुछ आचार्य प्रहेलिका को भी अलंकार के रूप में मानते हैं, किंतु आचार्य विश्वनाथ ने प्रहेलिका के अलंकारत्व को नहीं माना, उसका खंडन किया है और केवल 7 ही शब्दालंकारों को माना है। इसके उपरांत 68 अर्थात 68 अर्थालंकारों का विस्तृत निरूपण किया है। आचार्य ने जितने भी अलंकार आपके जो वर्णित किए इन्होंने, उन सभी के भेद सहित, भेद उपभेद जितने भी हैं उसका विस्तृत विवेचन किया है। और इसके बाद रसवदाद्य अलंकारों का और भावोदयाद्य अलंकारों के वर्णन के उपरांत संसृष्टि एवं संकर, इन अलंकारों का भी प्रतिपादन किया है। तो हम जब साहित्य दर्पण का अध्ययन करते हैं तो आपके इस कोर्स के अनुसार पहली यूनिट और दूसरी यूनिट के अंतर्गत हम साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का और द्वितीय परिच्छेद का पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। ये हम जो परिचय है हमारा, ओवरऑल हमको पता चलना चाहिए कि साहित्य दर्पण क्या ग्रंथ है, कितना विशाल है, इसमें कितने परिच्छेद हैं या उल्लास हैं या क्या है। तो एक सामान्य परिचय के रूप में ये मैंने आपको साहित्य दर्पण का प्रतिपाद्य विषय पूरा बताया। अब आपको पता चल रहा है कि इसमें 10 परिच्छेद हैं और पहले परिच्छेद में मंगलाचरण के उपरांत उन्होंने जो काव्य फल बताया और उसके बाद उन्होंने अपना लक्षण स्थापित करने से पहले अन्य आचार्यों का, जिनसे वो सहमत नहीं थे, उन आचार्यों के मतों का यानी काव्य लक्षणों का खंडन किया और अपना काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। अपने काव्य लक्षण को सिद्ध करने के लिए इसमें पूरे 9 परिच्छेद और हो गए। तो द्वितीय परिच्छेद में वाक्य, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य को एक पुरुष के रूप में कल्पना की है, तो उन्होंने वाक्य को, पूरे वाक्य यानी वाक्य से संबंधित सारा, उसकी जितनी भी शब्द शक्तियां हैं उन सभी का पूर्ण वर्णन किया। तो इस तरह से आपको मैंने अभी शॉर्ट में पूरा बता दिया। जब आप पढ़ते हैं तो आपको इसका पूरा ज्ञान होगा
और जो पोइटिक्स और प्रोज़डी का हमारा ये पेपर है, इस पेपर का जो अगला पार्ट है उसमें रस का वर्णन है, साहित्य दर्पण के अनुसार रस, और कुछ अलंकार भी हैं उसमें। तो अभी हमारे पास साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद और द्वितीय परिच्छेद अध्यय है। इसी पेपर की तीसरी यूनिट में हम साहित्य दर्पण के कुछ विशिष्ट अलंकारों का परिचय और उनका अध्ययन करेंगे। तो जो हम उसमें अध्ययन करेंगे वहाँ हम उनका पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं, और इस पेपर की चतुर्थ जो यूनिट है उस यूनिट में छंदोविंशतिका के छंदों का हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम साहित्य दर्पण के प्रतिपाद्य विषय के उपरांत इसके आगे, यानी जो आपके उसमें है पहला यूनिट जो है स्टार्ट हो रही है, उस यूनिट के अनुसार हम इसका अध्ययन पूरा करेंगे। तो ये उसी यूनिट का पार्ट रहेगा कि हमें पता होना चाहिए कि जिस आचार्य की रचना का हम, जिस आचार्य के ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं, और वह आचार्य का परिचय और उस ग्रंथ का पूरा परिचय हमें प्रथम दृष्टया आना चाहिए। तो इस तरह से आपको मैंने ये बताया है, और आप इस साहित्य दर्पण के और आचार्य विश्वनाथ के जीवन परिचय और उनकी विशिष्ट जो उनकी उपाधियां हैं, उनकी रचनाओं के जो नाम हैं, और उस ग्रंथ के ऊपर का साहित्य दर्पण के ऊपर जो टीकाएं लिखी गई हैं, ये आपको पता चली, और इस पूरे ग्रंथ का एक दृष्टि में जो परिचय है वो आपको पता चला। इससे आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।